नमस्कार, क्राइम कोठी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। पादरी क्या पाप करेगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि बेटियों की इज्जत सरेआम मजाक बन गया है। सरकार बेटी सुरक्षा को लेकर हर एक मंच से आवाज लगाती है। यह आवाज कहां गुम हो जाती है, ये समझना होगा। बेटी सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है। जमीन जायदाद इंसान को अंधा बना देता है। गुरदासपुर में ऐसा ही हुआ। जमीन को लेकर रिटायर फौजी को मौत दे दी गई। पत्रकार सबकी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन पत्रकार की आवाज देश के प्रधान तक नहीं पहुंचती है। हैरानी की बात है कि चौथा स्तंभ पर भी तलवार लटकती है और गोलियां दाग दी जाती है। सोचना होगा, आखिर पत्रकार शिकार क्यों हो रहे हैं। वहीं बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर कई बेगुनाह पीटे जा रहे हैं। पादरी क्या पाप करेगा, ये सवाल है। वहीं संत क्या रेप करेगा, ये तो जवाब है। आसाराम से लेकर राम रहीम तक इस फेहरिस्त में शामिल है, लेकिन अपराध में कभी भी कहीं भी और कोई भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही इल्जाम पादरी पर भी लगा है। पादरी पर नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती करने का आरोप लगा है। बच्ची के परिवार का कहना है कि बेटी को पहले अगवा किया, फिर उसके साथ ज्यादती की गई, लेकिन महिला सम्मान पर आए दिन सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पादरी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप। पादरी के घर आपत्तिजनक हालत में मिली छात्रा। पादरी ने नाबालिग को पहले किया था अगवा। मां के बयानों के आधार पर की गई कार्रवाई। 9वीं कक्षा में पढ़ती है नाबालिग छात्रा। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। 363, 366 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। दुष्कर्म मामला पंजाब के गुरदासपुर का है। गुरदासपुर के एक गांव में एक पादरी पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची क्षेत्र के ही स्कूल में पढ़ती थी। बच्ची घर से स्कूल के लिए निकली तो देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। जब परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने लड़की को पादरी के घर से बरामद कर लिया और मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है, जो सुबह रोज की तरह ही स्कूल गई, लेकिन देर शाम होने के बावजूद भी वापस नहीं आई। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे संदेह है कि क्षेत्र के चर्च में रहने वाले पादरी उसकी बेटी के साथ अक्सर घर में प्रार्थना करने के बहाने आकर गलत हरकतें करता था, जिसके चलते उन्हें संदेह है कि उसकी बेटी उसी पादरी के पास है जो बच्ची को ले गया है। वहीं बच्ची के परिजनों ने दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। थाना प्रभारी प्रभजोत सिंह ने बताया कि पादरी परवेज कुमार गांव के चर्च में प्रार्थना करता था। जब लड़की स्कूल जा रही थी तो बीच रास्ते से लड़की को गुमराह कर अपने साथ ले गया। स्कूल नहीं गई हो, कहने स्कूल है नहीं, बेटी सेदी पहुंची नहीं। तो बाद फिर भाई स्कूले मैं अपने जियां लैके स्कूले गई हाँ देखन बेटी में। वेख्या तो मैं बेटी साड़ी स्कूल च लभी नहीं। मैडम ने पूछा तो मैडम कहने थे बेटी नहीं इतने आई स्कूल। तो बाद साढ़े ने बड़ा धक्का होया आ। तो जो बेटी साड़ी लभी नहीं तो रिपोर्ट दे दी है थाने में। तो बाद ना पौने 2 बजे रिपोर्ट दी है। बाद पुलिस वाले ने मतलब स्कूल गई जे गई तो चर्च वाले गई जे ते उत्थे राह च पादरी मिलिया जे ते पादरी ने कुड़ी ने आवाज़ मारी है तो कुड़ी चल गई है। तो कुड़ी के मूँह हथ करी दे के कुंडा ला लिया अंदरों जी। तो आप पुलिस पहले अं लभना चालू किया जी। फिर पुलिस रिपोर्ट करके फिर अं कुड़ी लभे ये जां उस रब के घर च इन्हें गलत काम किया जी। पादरी ने इन्हूं वध तो वध सज़ा चाहिए जी। जब उनकी मां ने बताया कि उसकी बच्ची लापता है तो महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पादरी परवेज के घर में रेड की।
तो वहां से नाबालिग बच्ची आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई। थाना प्रभारी प्रभजोत सिंह ने पीड़ित बच्ची की मां के बयानों के आधार पर धारा 363, 366 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोषी पाया। माता वालों कंप्लेंट आई राज रानी पत्नी प्रेम मसी वालों कि मेरी लड़की जी है स्कूल गई है पर स्कूल पहुंची नहीं तो अगवा हो गई है, पुलिस कार्रवाई करे। असी मौके पर स्कूल गए, स्कूल तो पुछगिछ की ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ पता लगा कि ਉਹਦਾ एक बॉयफ्रेंड ही परवेज़ पुत्र प्रेम मसी वासी ਚੱਕ ਔਲਖ PS ਅਜਨਾਲਾ जो पादरी आ चर्च 'ਚ ਲੱਗਾ ਭੈਣੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂਆ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੂਆ ਤੋੜਿਆ, ਬੂਆ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ FI ਨੰਬਰ 68/19 ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 363, 366 IPC 6 ਪੋਸਕੋ एक्ट 2012 के तहत ही पर्चा दे। 13 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म का मामला। पादरी के घर में छापेमारी की और बच्ची को किया बरामद। दुष्कर्म के आरोपी पादरी परवेज को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब के गुरदासपुर में 28 अगस्त को पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक पादरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित पादरी को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़िता की मां के मुताबिक उनकी 13 वर्षीय बेटी 9वीं कक्षा की छात्रा है जो स्कूल जाने के लिए 28 अगस्त की सुबह घर से निकली थी, लेकिन दोबारा घर नहीं लौटी। बच्ची के गायब होने से परेशान परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और स्थानीय चर्च के पादरी परवेज पर शक जताया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पादरी के घर में छापेमारी की और बच्ची को बरामद किया। हालांकि छापेमारी से पहले परवेज लड़की के घर में होने की बात से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि उसने लड़की को चारपाई के नीचे छिपा रखा था। पुलिस ने तुरंत लड़की को वहां से निकाला और लड़की की मां के बयान पर आरोपित पादरी परवेज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में आशीष का परिवार सदमे में है। यूपी में अपराध नहीं है, इसे सुनकर क्या आप मुतमईन हो गए? शायद नहीं। हिंदुस्तान में कुछ पत्रकार सहमे हुए थे और अब भी डर के साए में जी रहे हैं। पत्रकार को खुद नहीं पता कि कब कहां कौन उसकी जान लेने की तैयारी में है, लेकिन खबर लाने वाले, बताने वाले और बनाने वाले बंदूक के निशाने पर हैं। ईमानदारी से आवाज मत उठाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये नाम जाहिर कर रहा है। नाम ले लूं तो क्या, सुनिए। पत्रकार गौरी लंकेश, रामचंद्र छत्रपति, संदीप शर्मा, ये तो बस कुछ नाम है, लेकिन फहरिस्त काफी लंबी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक ही दिन में 6 हत्याओं से दहला प्रयागराज। कानून व्यवस्था पर उठा सवाल। डबल मर्डर की वारदात से दहला सहारनपुर। पत्रकार और उसके भाई की गोली मारकर हत्या। मौके पर ही दोनों भाइयों ने तोड़ा दम। पत्रकार आशीष दैनिक जागरण से जुड़े थे। योगी सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा। परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा। घटना से सहारनपुर में खौफ का माहौल। पत्रकार हत्या मामले पर अखिलेश का तंज। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 18 अगस्त रविवार को 3 अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की हत्या से पूरे जिले में दहशत फैल गई। पहले धूमनगंज थाना क्षेत्र के चौफटका पुल के नीचे 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने की खबर आई। उसके बाद थरावई थाना के कोरारी गांव में एक दंपत्ति की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई।
वहीं शहर के अल्लाहपुर में एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला रविवार को दिन दहाड़े 2 ताबड़तोड़ हत्याओं से दहल गया। कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां घर में घुसकर पत्रकार आशीष जनवारी और उनके भाई की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप इलाके के शराब माफिया पर लगा है। आशीष को शराब माफिया की तरफ से कई बार धमकियां भी मिल गई थी। कहा जा रहा था कि कूड़ा डालने को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और आरोपियों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इलाके में दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वारदात के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं का जंगल राज चल रहा है, जिसकी वजह से अपराध चरम पर है और हत्याओं की तो बाढ़ आ गई लगती है। हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है तो अति दुखद और अति दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, सहारनपुर के पत्रकार भाइयों की हत्या के बाद प्रयागराज में 12 घंटों में 6 हत्या। बिगड़ती कानूनी व्यवस्था से उत्तर प्रदेश अब हत्या प्रदेश बनता जा रहा है। क्या बीजेपी यूपी की यही पहचान बनाना चाहती है? जब जनता को जान का भरोसा न हो तो फिर कैसा विकास और किस पर विश्वास? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के युवा पत्रकार आशीष जनवारी और उनके भाई की हत्या के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूँ। यह अस्वीकार्य है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। अज्ञात बदमाशों ने 2 भाइयों को मारी गोली। यूपी में कानून ध्वस्त अपराधी मस्त। दिन दहाड़े चली गोलियों में 2 भाइयों की मौत। उत्तर प्रदेश में बेखौफ शराब तस्कर। खुलेआम अपराधियों ने घर में घुसकर की हत्या। अखिलेश बोले, उत्तर प्रदेश अब बन गया हत्या प्रदेश। मायावती ने लगाया उत्तर प्रदेश में जंगल राज होने का आरोप। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। घटना की जांच जारी है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या आरोपी परिवार की 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला माधव नगर में आशीष अपने परिवार के साथ रहते थे। रविवार सुबह कूड़ा डालने को लेकर पड़ोसी से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि पड़ोसी ने घर में घुसकर आशीष कुमार व उसके भाई आशुतोष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। 2 साल पहले आशीष के पिता की बीमारी से मौत हो चुकी है। एसएसपी का कहना है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि मृतक आशीष जनवारी हिंदुस्तान समाचार पत्र में अपनी सेवा दे चुके हैं और अभी हाल में दैनिक जागरण से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार वाले सभी लोग आशीष पर ही निर्भर थे। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। कार्यकाल तो पूरा हुआ लेकिन अपराध का धब्बा नहीं लगा। लेकिन सोचिए, 2 साल में बलात्कार से लेकर हत्या और हिंसा की कितनी वारदातें हुई हैं। इसके बावजूद हुक्मरान ने दामन को बेदाग बताया है। ताज्जुब की बात है। सरकारी रिपोर्ट खुद गवाही है कि 1 साल में 195 घटनाएं हुई हैं और 44 अफराद मौत का निवाला बना है। यह तो दूर की बात है कि कुछ दिन पहले सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या हुई। दूसरी तरफ 24 घंटे में 12 को मौत दे दी गई। फिर भी कहते हैं कि हम बेदाग हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
सीएम योगी ने ट्विटर पर दावा किया कि उनके 2 साल के शासन में कोई दंगा नहीं हुआ। हालांकि सरकारी रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ साल 2017 में ही उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 195 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान 44 लोगों की मौत हो गई और 542 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। मार्च 2019 में उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। सीएम योगी ने कहा कि मार्च में मेरे शासनकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए। मेरे अब तक के शासन में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मार्च में मेरे शासनकाल में 2 वर्ष पूरे हो गए। मेरे अब तक के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने पिछले साल 11 दिसंबर 2018 के लोकसभा में बताया था कि साल 2014 के मुकाबले साल 2017 में लगभग 32% अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं और इस दौरान लगभग 44 लोगों की मौत हुई है। 2015 में ऐसी घटनाओं में 22 लोगों की मौत हुई थी। अहिर ने बताया कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 195 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान 44 लोगों की मौत हो गई और 542 लोग घायल हुए थे। साल 2014 में उत्तर प्रदेश में 133 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, पूरे भारत में हुए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की तुलना करें तो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही हुई। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सब्बीरपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, कासगंज जैसी कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। साल 2017 में पूरे भारत में कुल 822 सांप्रदायिक घटनाएं हुई थीं। इनमें से 195 मामले उत्तर प्रदेश के हैं। इस हिसाब से साल 2017 में भारत में कुल सांप्रदायिक हिंसा का 23% हिस्सा यूपी का है। भारत में साल 2014 से लेकर 2017 तक के सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 21.65% की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पर कोई रोकथाम नहीं लग पा रहा है और अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में ये और तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां साल 2017 में 100 मामले सामने आए और इन घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई और 229 लोग घायल हुए थे। 2017 में सांप्रदायिक हिंसा में पूरे भारत भर में 111 लोगों की मौत हुई है और इसमें से 44 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं। मालूम हो कि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार ने 2008 में सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे, जो सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया था। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सतर्कता, सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी के उपायों को बनाए रखना है, जो सांप्रदायिक हिंसा की कई संभावित घटनाओं को रोक सकते हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इन दिशा निर्देशों को समय समय पर सलाह भेजते हुए विशेषकर विभिन्न धार्मिक त्योहारों से पहले दोहराया जाता है। मोदी सरकार द्वारा सदन में दिए गए आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भी इस तरह की काफी सारी घटनाएं हुई हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी साल 2013 में 247 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए थे और इसमें 77 लोगों की मौत हुई तथा 360 लोग घायल हुए थे। वहीं सूचना का अधिकार आवेदन के तहत खुलासा हुआ है कि पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा की सबसे अधिक 943 घटनाएं 2008 में हुई। साल 2008 में हिंसा में 167 लोग मारे गए और 2354 लोग घायल हुए। वहीं साल 2009 में सांप्रदायिक झड़पों के दूसरे अधिकतम 849 मामले आए, जिसमें 125 लोगों की जान चली गई और एक वर्ष में 2461 लोग घायल हुए थे। क्राइम कोठरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।